नमस्कार, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और जिनको आपने हमेशा टेलीविज़न पर देखा हो, जिनके सुझाव के बाद किसी फिल्म को देखने का एक अलग ही आनंद आता हो, वैसे व्यक्तित्व से सामने मिलना थोड़ा एक अलग तरह की खुशी देता है। एंड आई मस्ट से वी फील प्राउड कि हमारे सूर्य नगरी जोधपुर से एक बड़े शहर में जाकर आज दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाने वाले ऑनरेबल रिस्पेक्टेड कोमल नाहटा सर के साथ आज मुलाकात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। शुक्रिया। और मारवाड़ी माँ क्यों के मजो आएगो आज आप मैंने भी बहुत मजो आवे जरे भी मैं जोधपुर आऊँ और आज जोधपुर रेडियो स्टेशन माते हूँ तो मजो 4 गुना ज़्यादा हो गया। बहुत बहुत आभार आपको। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फिल्म देखने का शौक तो काफ़ी लोगों को होता है, या यूँ कहें कि फिल्म के बारे में एनालिसिस भी लोग काफ़ी करते होंगे, पर इसे एक इतना बड़ा प्रोफेशन बना लेना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली ये प्रोफेशन मैंने नहीं शुरू किया, मेरे पापा ने शुरू किया था। 1973 में मेरे पापा ने एक मैगज़ीन शुरू की, ट्रेड पत्रिका, जिसका नाम था फिल्म इन्फॉर्मेशन और नाम है फिल्म इन्फॉर्मेशन। उससे पहले पापा किसी और ट्रेड पेपर के साथ जुड़े थे, लेकिन इंडिपेंडेंट हुए पापा 1973 में। तो वो बिज़नेस मैंने टेक ओवर किया पापा की अनफॉर्चुनेट और अनटाइमली डिमाइस के बाद। उससे पहले भी जब पापा थे तब भी मैं जाता था। एक्चुअली मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, बीकॉम किया, सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उसके तुरंत बाद मैंने मेरे पापा का पेपर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे स्कूल कॉलेज डेज़ में इतनी दिलचस्पी नहीं थी फिल्में देखने की या देखने में। उस समय पढ़ाई और केवल पढ़ाई। उसके बाद जब मैं सीए कर रहा था तब मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, इस फील्ड में जाना है। तो सीए करते करते मैं मेरे पापा के ऑफिस जाता था, उन्हें हेल्प करता था। और जिस दिन सीए का रिज़ल्ट आया तो पापा ने यही पूछा कि क्या इसके आगे क्या प्रैक्टिस करना है या किसी कंपनी में ज्वाइन करना है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो आपके बिज़नेस में आना है। तो इस तरह मेरा इनिशिएशन हुआ इस लाइन में। तो चलिए, मैं आने की सिचुएशन और परिस्थिति समझ सकता हूँ, पर क्या आने के बाद मन लगा? बहुत लगा। और मुझे लगता है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था जी। रैंक नहीं आता था तो रोना धोना शुरू हो जाता था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैं जितना खुश इस लाइन में हूँ उतना खुश कहीं नहीं हो सकता था। मुझे लगता है मेरा असली व्यक्तित्व इसी लाइन से जुड़ा है। एंड ये इकलौती लाइन है, फिल्म इंडस्ट्री की इकलौती लाइन है, खासकर हम जैसे रिव्यूअर्स के लिए, जिसमें कोई रूल्स नहीं है। हर शुक्रवार एक फिल्म लगती है, आपको अलग नज़रिए से उस फिल्म के नज़रिए से देखना पड़ता है और तय करना पड़ता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। इस प्रकार की वैरायटी आपको और कोई लाइन नहीं दे सकती है। तो जो अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, एंड कोई रूल नहीं है। हर फ्राइडे को नया रूल बनता है, पुराने रूल टूटते हैं। वो एक्साइटमेंट कभी नहीं, फॉर्मेट भी नहीं है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। पर सर, कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक आपको फिल्म शायद अच्छी ना लगे, ऑडियंस का प्रोस्पेक्ट समझना या वर्तमान में कहानी के बारे में इतना डिटेलिंग लेना, इसके लिए तो एक बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत भी होती है। मेरे ख्याल से ये डीप नॉलेज सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से आती है। एक, आपको फिल्मों से मोहब्बत होनी चाहिए। क्या बात है। और दूसरी बात, एक्सपीरियंस। आप जितनी ज़्यादा फिल्में देखेंगे उतने ज़्यादा आप माहिर हो जाएंगे अपने काम में। इसलिए मैं हर जो इंसान फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश करता है, जब वो मुझसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, ऐसे सबसे पहले हर फिल्म देखो, चाट लो हर फिल्म को। ये मत सोचना ये तो फिल्म बकवास है, ये क्यों देखूं। क्योंकि जिस तरह अच्छी फिल्में सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए फिल्म में, जो फ्लॉप फिल्में हैं उनसे ये सबक मिलता है कि ये अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हर फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। और मुझे एक्चुअली आप पूछो, मैं कहने के लिए सीए हूँ, मेरा नॉलेज फिल्मों के अलावा ज़ीरो है। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है, मतलब पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आता है। मुझे स्पोर्ट्स में ज़ीरो हूँ। मैं हर क्षेत्र में ज़ीरो हूँ। सिर्फ और सिर्फ फिल्म और फिल्म की भाषा समझता हूँ और कुछ भी नहीं आता है। तो कभी कभी एक्चुअली मुझे बुरा लगता है कि मैं इतना यूनिडायमेंशनल इंसान हूँ कि कहीं और बैठ जाऊँ तो मैं कुछ बात ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन
वैसा ही है। नहीं नहीं, पर आप हम सब के लिए प्रेरणा है। और मैंने यहाँ एक बात और सीखने को मिलती है कि जब भी आप किसी स्ट्रीम को चुनते हैं, जिस स्ट्रीम में आप काम करते हैं, अगर आप उसी के अंदर अपने जीवन की तलाश शुरू कर दें, उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लें, तो जैसे कोमल सर बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आपकी लाइफ में भी होगा। खुशी होगी और खुशी के साथ हमेशा एक सक्सेस आपको मिलता रहेगा। पहली फिल्म कौन सी थी जिसको रिव्यू किया आपने? मुझे नहीं याद है, लेकिन आपने जो कहा ना कि ऐसा बॉन्ड बना ले कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आपका काम, मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। मैं रात को जब सोता हूँ, ऐसे सोता हूँ कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता है, बहुत गहरी नींद, और मेरे जैसे इंसान को 8-9 घंटों की नींद चाहिए ही चाहिए। और रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा मुश्किल से मैं बैठ सकता हूँ, मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि तकिए पर मेरा सर बाद में आता है, उससे पहले नींद आ चुकी होती है। लेकिन जो इंसान कभी भी रात को नहीं जाग सकता है, हमारी मैगज़ीन अभी तो ऑनलाइन है, पहले प्रिंट फॉर्मेट में थी, वीकली मैगज़ीन थी, हर शनिवार को निकलती थी। तो करीब 30 साल मैगज़ीन का फॉर्मेट इस प्रकार का था कि सारे कलेक्शंस, आंकड़े जो हम छापते हैं बॉक्स ऑफिस के, ऑल इंडिया से आते थे, तो रात भर काम करना पड़ता था। फ्राइडे रात भर हम, तो पापा ने जब 1973 में शुरू की और पापा चल बसे 1993 में, तो 20 साल तक पापा फ्राइडे रात को कभी नहीं सोए, घर ही नहीं आए, ऑफिस और प्रेस में ही काम करते थे। मैंने जब से ज्वाइन किया तब से मैं भी फ्राइडे को, मैं एक फ्राइडे नहीं सोया हूँ। ये पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती थी, नहीं तो मुझे कोई भी और डे बोल दो कि आज नहीं सोएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फ्राइडे को वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर मुझे नींद नहीं आई फ्राइडे रात को। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मोहब्बत वाली बात है, शिद्दत है उसमें कहीं ना कहीं आपकी, और आज वो हमें नज़र भी आती है। काफ़ी क्रिटिक्स हैं, पर कोमल नाहटा जी का रिव्यू वैल्यू करता है। मैंने कई सारे बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ आपका इंटरव्यू देखे हैं, कई सारे आपके इंटरव्यू पढ़े भी हैं। हमेशा लोगों को एक विश्वास है कि कोमल जी जो हैं सही बात करेंगे। कई बार तो इसमें खुशी भी होती है, पर कई बार लोग नाखुश भी होते हैं। बहुत बार, ज़्यादा बार नाखुश होते हैं, क्योंकि 80% फिल्में हर साल फ्लॉप होती है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको, लोग नाराज़ होते हैं जब उनके फिल्म के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं चलेगी, लेकिन वो नाराज़गी कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद 2 बातों से वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। एक तो जब उन्हें एहसास हो जाता है कि वाकई में मेरी फिल्म नहीं चली तो कोमल क्या कर सकता था, और दूसरी बात ये एक्चुअली एक कॉमेडी बात है, जब किसी बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म फ्लॉप होती है तो बाकी लोगों के दिल में जो खुशी की लहर दौड़ती है, उससे वो सब भूल जाते कि मेरी भी फिल्म नहीं चली है। आई टेल यू क्यों। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश, इसलिए क्योंकि जब कोई बड़े इंसान की फिल्म फ्लॉप होती है तो उनके इर्द गिर्द वाले या बाकी छोटे प्रोड्यूसर्स, इनफैक्ट बड़े प्रोड्यूसर्स भी ये सोचते हैं चलो अगर मेरी फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं, इन बड़े लोगों की भी फ्लॉप होती है, तो एक आश्वासन मिल जाता है, मोटिवेशन भी कह सकते हैं। पर अगले के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन। दैट्स रियली ग्रेट सर। और मैं आपसे ये पूछूं, जैसा आपने कहा कि आप फ्राइडे को तो स्टक रहते हैं, पर फैमिली को फिर कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं और लगातार आपका कहीं ना कहीं, मैं आपको फॉलो भी करता हूं ट्विटर पर, सब जगह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, तो देखता हूं कि आज सर यहाँ हैं, आज सर इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर फैमिली को कितना समय दे पाते हैं? ये इकलौता प्रोफेशन है जहाँ पर मैं काम पर जाता हूँ और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए चलती है। तो मैं फिल्में देखने जाता हूँ तो मेरे साथ फैमिली काफ़ी बार चलती है, मेरा काम उनका एंटरटेनमेंट। ये एक और कारण है कि मुझे इस प्रोफेशन से मोहब्बत है। दुनिया का कोई भी और प्रोफेशन या बिजनेस या काम बताइए जहां पर आप फैमिली के साथ आमंत्रित होते हैं और फैमिली को साथ में लेके जाते हैं एंड लोगों को अच्छा लगता है आपकी फैमिली को रिसीव करने के लिए। अगर आप बिल्डर हैं, आप कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने फैमिली को नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी फैमिली आज कोर्ट में चलेगी, लेकिन इसमें आपको इन्विटेशन भी फैमिली के साथ मिलता है और मुझे अच्छा लगता है फैमिली को लेके जाने के लिए साथ में, क्योंकि मुझे सबकी राय मिलती है। मम्मी से पूछूंगा तो लेडीज ऑडियंस क्या कहेगी, एल्डरली लेडीज ऑडियंस, मेरी सिस्टर या मेरी वाइफ से पूछूंगा
तो लेडीज़ ऑडियंस, लेकिन यंग लेडीज़ और बच्चों को साथ में लेके जाता हूँ, मेरे बच्चे को या मेरे नेव्यूज़ एंड नीसेस को, तो न्यू जनरेशन क्या सोचती है, तो 360 डिग्री व्यू मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक और मतलब कारण है। ये इस प्रोफेशन का फ़ायदा भी है, मतलब आपको हमेशा रोज़ सेलिब्रिटी से मिलना, रोज़ इवेंट्स में जाना अमेजिंग हो जाता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं आपसे कि आज वर्तमान में सिनेमा जो है अब सिकुड़ कर मोबाइल फ़ोन पर आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म पर कई सारा कंटेंट आ रहा है, तो क्या आपका भी कोई एक इसी तरह का शो हम आने वाले फ्यूचर में देख सकते हैं? ये पहली बार आ रहा है मेरे इंटरव्यू में, तो आई एम एक्सक्लूसिवली हैप्पी टू। आपने जब ये बोला ही है तो बिल्कुल, एक तरीके से तो मोबाइल पर मैं आ ही चुका हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है कोमल नाहटा ऑफिशियल, वो लोग टेलीविज़न पर भी देखते हैं लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर देखते हैं। और आपने बहुत सही कहा, अब हर इंसान अपनी दुनिया अपने पाम में लेके घूमता है, उसके हाथों में उसकी दुनिया है। आप अगर मोबाइल पर उस तक पहुंच सकते हो तो आप रेलेवेंट हो। अगर आप मोबाइल तक नहीं पहुंच सकते हो तो आप, खासकर मीडिया वाले, इररेलेवेंट हो जाएंगे, डायनासोर हो जाएंगे। तो आपने उसकी OTT की भी तैयारी कर ली है? नहीं, OTT की तो तैयारी नहीं की है। अच्छा, आप क्या मानते हैं OTT आने से क्या सही हुआ है या नहीं सही हुआ है? मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? देखिए, नहीं सही हुआ ऐसा तो कहना गलत होगा, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ आप मूव करें तो बेहतर है, क्योंकि आप उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले लेते हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में तो चलना पड़ेगा। जब टेलीविज़न आया था तब मुझे पता है पूरी इंडस्ट्री बोल रही थी अब सिनेमास ख़त्म हो गए, घर बैठे फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी तो सिनेमा कौन जाएगा। लेकिन सिनेमा के साथ साथ टेलीविज़न ने को एग्जिस्ट किया। अब OTT आया है तो वापस यही बात है। फ़र्क इतना है कि अब बड़ी स्पेक्टैकुलर फिल्में चलेगी, जो आप पब्लिक के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वो फिल्में चलेगी, लेकिन जो आप फिल्म अकेले कंज्यूम कर सकते हैं या अपनी छोटी सी फैमिली के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, वो शायद आप OTT पर देखना पसंद करेंगे। लेकिन कॉमेडी फिल्में हैं, बड़ी बजट की, बड़े सेट्स की स्पेक्टैकुलर फिल्में हैं, उनके लिए आपको सिनेमा जाना पड़ेगा। कॉमेडी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप कितनी भी बेहतरीन कॉमेडी देख लो, घर में 4 लोगों के साथ आप उतना नहीं हंस पाएंगे जितना कि ग्रुप एक्सरसाइज में। अगर 150, 200, 300, 400, 500 लोग हैं तो वो मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऐसे में सिनेमाज भी चलेंगे, OTT प्लेटफॉर्म भी चलेंगे और टेलीविज़न चल ही रहा है। यानी सब चलता रहेगा, बस आप आनंद लेते रहिए, उसको रिव्यू मत करिए, क्योंकि रिव्यू करने के लिए हमारे साथ अपने कोमल नाहटा सर हैं। सर, बहुत मज़ा आया, सवालों की तो बहुत बड़ी फहरिस्त है पर मुझे पता है समय की अल्पता है, तो अब मैं जोधपुरी सवालों की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि आप हैं और जोधपुर की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हेंगो पहलो सवाल तो आ है कि जोधपुर रमायना आपकी फेवरेट जगह की है, जब आप अट आओ तो बट जावणो आपने पसंद है? आप यकीन नहीं करोला, मैंने जोधपुर में मारी हैंगाऊ फेवरेट जगह कई जगह है, हमारे रिश्तेदार का घर। मैं बहुत ज़्यादा घूमन में शौक नहीं रखूँ, क्योंकि हर चीज़ देखी उड़ी है जोधपुर में। मंडोर भी गयोड़ा हूँ, सर्किट हाउस भी देखी उड़ा है, इतना रेस्टोरेंट्स भी देखी उड़ा। मैं लोग छोटा हाँ जरा आता, जरा केवल 2 रेस्टोरेंट हाँ जोधपुर में, पंकज और कलिंगा, और एक कॉफ़ी हाउस हो जट है, जूस मिलता है ना, कॉफ़ी मिलती। अबे तो इतना रेस्टोरेंट हो गया है, इतनी जगह है जाने लिए। अब लास्ट टाइम मैं आया हो एक 20-25 दिन पहले, जब मैं जनता मिठाई वाली दुकान है उठे गए हो, मैं एक्चुअली देख तो ही रह गया इतनी आलीशान दुकान। क्योंकि जनता री मिठाई यहाँ आप लोग बहुत खाया हाँ, लेकिन एडी आलीशान दुकान और इतनी अच्छी चीज़ा, और मतलब जोधपुर बहुत बदल गया है। उन हिसाबों मैंने देखने में मज़ा आवे, लेकिन मारा परिवार वाला, मम्मी रे साइड वाला, पापा रे साइड वाला है, वाणु मिलन में मैंने हैंगो ज़्यादा खुशी हुई। हाँ, तो बात मैं भी अटे एग्री करूँगा, क्योंकि जिन टाइम भी मैं दीपक भाई ने फ़ोन करूँ कि साहब वो मिलनो है, तो वणो एक ही बात रहे कि भाई साहब तो अट गियोड़ा है परिवार मिलन है, ई जगह परिवार मिलड़ा है। तो मैं दीपक भाई ने भी धन्यवाद देना चाहूँ कि वाणे सानिध्यों माने आज कोमल भाई साहब मिलना रो मौको मिलियो है, और मां ग्रेटफुल हाँ कि सर आप वैल्यूबल टाइम दियो है। खाना पीना रमाई ने की जगह फेवरेट है? अगेन मैंने घर रो खानो, मैं आपने वापस एग्जाम्पल दूंगा। लास्ट टाइम जरा मैं आयो हो तो दीपक, जिको कि मारो कज़न है, हमारा चाचा और बेटो है, वो बोलियो भैया आप आए हैं तो मेरे सब फ्रेंड्स साथ में चलेंगे, अपन बाहर खाना खाएंगे। और मैं लोग थक गया हाँ, 12 रो खाना खाने सुबह शाम। तो मैं दीपक ने कहा, दीपक यार तेरे घर ही चलते हैं, वहीं खाना खाएंगे। एंड आप विश्वास करो,
मैंने जितो मज़ो चाची जी और दीपक की वाइफ जो खाणो बनाया मैं खाउन में आयो मैं हाल तक सोचने मैंने बहुत मज़ो आवे मैंने अभी याद है कि काचरारी सब्जी बनी ही, तोरूरी सब्जी बनी ही, बढ़िया मेथी बनी ही, धाना बढ़िया बनी ही, तो मैंने हर चीज़ हाँ तो मैंने ए है चीज़ा में बहुत है। लेकिन अदरवाइज अठे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी जगह मैं खाया हूँ, अच्छी बहुत अच्छी जगह है। जोधपुर एक्चुअली बहुत बदल गया है। एक मैं देखूँ यंगस्टर्स बहुत आउटगोइंग हो गया है, बारे खाऊनो पीनो शौक है एंड पैसा बहुत हाँ पहले भी जोधपुर में, अब है आ यंग जनरेशन पैसा खर्च करने बहुत राजी है। पहली ज़माने में हाँ वो होता नहीं कि पैसा बचा के रखो, अब है पैसा बचाने वाली बात नहीं है, आप कमाओ और मज़ा करो, मस्ती करो, अपने आप पर खर्च करो, दोस्तों पर खर्च करो, फैमिली पर खर्च करो। हाँ क्योंकि पहले एक अलग रहवासी ही और एक अलग प्रेम हो, वो अबे भी है, पर मीना आप सही कह रही हो कि अबे एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ी हुई लोगारो और थोड़ो एंजॉय कर रहा है और इन तरह अलग अलग कार्यक्रम भी रहे बिन वास्ते आप सबने भी शुभकामनाएं हैं। मैं तो हाल तक भी मैं कह रहा हूँ नहीं, सवाल तो इतना है कि मैं मतलब होच रही हूँ कि और कहीं पूछूँ बस अब मैं एक ही सवाल पूछूँ ला कि आप रे पद चिन्ह माते अगर कोई चलना चाहे, आप जो कोई बढ़ना चाहे, इफ़ एनीबडी वांट टू बी अ कोमल नहाटा सर और या फिर उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहेगा तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ऑनेस्टली ये अपने आप को असेस करो कि आप क्या बनना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं आपको उस चीज़ में वाकई में मज़ा आता है, आपको उस काम में भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, आपको वो काम इतना मज़ेदार लगना चाहिए कि आपको ना खाने का होश ना पीने का होश। अगर वो है तो डेफिनेटली वो स्ट्रीम आपके लिए है। फ़र्ज़ कीजिए आपको लगता है कि हाँ मुझे भी रिव्यूज़ करना है, मुझे भी ट्रेड एनालिसिस करना है, मुझे भी फिल्में देखनी है और मुझे मज़ा आता है फिल्म देखने में, फिल्म के बारे में समीक्षा देने में, फिल्म के बारे में बात करने में, फिर उस काम में 100% नहीं 200% घुस जाइए उस काम में। आप उस काम को 200% दीजिए एंड इतनी ऑनेस्टी से करिए। मैं बताता हूँ क्यों। हर काम में ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, इंटेग्रिटी की बहुत ज़रूरत होती है, इस काम में खासकर क्यों? क्योंकि जो आप रिव्यू करेंगे या एनालिसिस करेंगे वो दुनिया भर में लोग देखते हैं अलग अलग जगहों पर। आप गलत जा सकते हैं, उस गलती को कोई भी माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आप डिसऑनेस्ट है अपने काम में ये कोई माफ़ नहीं करेगा और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना कि एक बार मैंने डिसऑनेस्टी की अब मैं नहीं करूंगा। आप कितनों के घर जाएंगे? इसलिए इस काम में खासकर डिसऑनेस्टी की कोई जगह ही नहीं है। इंटेग्रिटी के बिना काम हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप में इतनी क्षमता है कि मैं 100% सही रहूँगा और किसके साथ ऑनेस्टी, ना कि प्रोड्यूसर के साथ या एक्टर्स के साथ जिनके साथ आप उठेंगे बैठेंगे, लेकिन आपके रीडर्स के साथ, आपके लिसनर्स के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ। फाइनली वो आपको लाइक करते हैं तो आप हैं, ना कि प्रोड्यूसर एक्टर्स। वो आपको लाइक करे नहीं करे वो बदलते रहता है। उनकी फिल्म के बारे में आप अच्छा बोलेंगे तो वो आपको प्यार करेंगे, उनकी फिल्म के बारे में बुरा बोलेंगे नफ़रत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए शायद मन मुटाव हो सकता है। आपका दिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको हिल नहीं जाना चाहिए कि यार ये एक्टर मुझसे बात नहीं कर रहा है, इस एक्टर ने मुझे अपने इवेंट में नहीं बुलाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपकी फॉलोइंग है, आपके रीडर्स, आपके व्यूअर्स, आपके लिसनर्स, उससे बड़ा आपका फ़ैन बेस हो ही नहीं सकता है। और अगर वो है तो हर प्रोड्यूसर, हर एक्टर, हर इंसान आपके साथ जुड़ने के लिए डेफिनेटली राज़ी भी होगा एंड उनको भी अच्छा लगेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ऑनेस्टी रखनी है, चाहे ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें। और आज का जो युग है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है जहां आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे गांव, ढाणी, कस्बों से भी लोग जो हैं अपने व्यूअर्स तक, अपने लिसनर्स तक, अपने फॉलोवर्स तक पहुंच रहे हैं। ईमानदारी रखिए, किसी को कॉपी मत कीजिए, फॉलो कीजिए और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहिए। कोमल सर, इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग एंड आपको आपके जीवन के आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। N3 के बारे में भी बता दीजिए जाते जाते। N3 सेलेब मैनेजमेंट
जिसकी मुझे लगता है कि इस शहर को तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, एक सही कम्युनिकेशन, एक सही रास्ता। क्या है N3 सेलेब मैनेजमेंट? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो दीपक नाहटा, प्रतीक नाहटा और प्रथम नाहटा इन तीनों ने मिल के किया है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जोधपुर को खासकर इस प्रकार के सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी की ज़रूरत थी जहाँ पर हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से होंगी। एंड पहला इवेंट उन्होंने कार्तिक आर्यन का किया था, दूसरा इवेंट अभी सिद्धांत चतुर्वेदी का किया है। और मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रही थी जोधपुर के इवेंट्स में, वो प्रोफेशनलिज्म डेफिनेटली N3 कंपनी लेकर आएगी। एंड ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है अभी क्या। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रेक्स जी। मुझे क्या ये आपसे कहना हाथ है, मिलाकर सौभाग्य फील कर सकता मुझे हूं? ये कहना है कि ये इंटरव्यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज आपके क्वेश्चंस बड़े ही ओरिजिनल थे। Thank you. एंड 2 लैंग्वेजेस में आपने करके बहुत आनंद आया मुझे। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया सर। तो ये हैं द ग्रेट कोमल नाहटा सर। इनकी फिल्मों के रिव्यू भी हम देखते रहेंगे, इनका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। और भी कुछ नया आएगा तो हम आपको बताएंगे। फॉलो कीजिए सर को भी, और जब समय मिल जाए तो मुझे भी।